वन नेशन वन इलेक्शन पे जो है फिर से सियासत गर्मा गई है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ इजलास किया गया था, जहां पे सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर अनुराग ठाकुर ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उन्हें सवाल किया अपोजिशन से वो इस चीज़ को लेकर क्यों घबराते हैं। इस लिस्ट में हमारे बात करने के लिए मौजूद है एनसी के MLA तनवीर साहब। जिस तरह से बयान आज किया गया है, फिर से जो है वन नेशन वन इलेक्शन की सियासत गर्मा गई, आप उसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है ये खामखा पे कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं। अगर कोविंद रिपोर्ट सबमिट हुई है, अभी तो ये कैबिनेट में ही है, अगर ये पार्लियामेंट में आता है, इसमें लोगों को पता चले कि इसमें आप चाहते क्या है, डिस्कशन हो, लोगों तक बात पहुंचे, उसके बाद इस पर डिस्कशन हो। जब तक हमें ये ना पता हो कि कोविंद रिपोर्ट में क्या है, तब तक शायद हम लोग उस पोजीशन में ही नहीं होंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा मशवरा क्या होगा। क्योंकि हम जितना पढ़ते हैं मीडिया से पढ़ते हैं, और मीडिया जितना पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अगर कहीं हंग असेंबली हो तो जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा वो सिर्फ उस टर्म तक होगा। अगर अब 2 हंग असेंबली हुए तो आप जो लास्ट के साल में एक इलेक्शन कराएंगे फिर दूसरा इलेक्शन करेंगे, तो पैसा कहाँ बचा। अगर पार्लियामेंट हंग असेंबली हुई तो फिर स्टेट असेंबली और उसका क्या करेंगे आप। तो आपका मतलब है अगर हंग असेंबली है तो आप उतनी ही बार इलेक्शन कराएंगे, तो पैसा बचता कहाँ है। और अगर आप एक साथ इलेक्शन कराते हैं तो आपको कितनी मशीन्स लानी पड़ेंगी। पहला तो सबसे बड़ा वो खर्चा होगा, उसके बाद आपको हमेशा उसको बदलाना है। तो मुझे लगता है इसमें उल्टा पैसा ज़्यादा खर्चा होगा बनस्बत पैसा बचेगा। तो चलिए ठीक है, अगर पैसा भी बचना है, लेकिन एटलीस्ट हमें बताएं तो सही कि अगर आप कर सकते हैं तो इसके जो बेसिस है वो किस पे है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो, उनके लिए ये बहुत ख़राब है, क्योंकि रीजनल इश्यूज़ जो हैं, हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है, जो हमारे जो रीजनल इश्यूज़ हैं वो तो बैक बर्नर पे चले जाएंगे। अगर तमिलनाडु, अगर वेस्ट बंगाल, अगर पंजाब या बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं, रीजनल जो इश्यूज़ हैं वो बैक बर्नर पे जाएंगे, नेशनल इश्यूज़ आगे आ जाएंगे, तो फिर हमें तो बहुत बड़े नुकसान पहुंचेगा। तो मुझे लगता है कि इसका जो बेसिक्स है वो बड़ा फ्लॉड है। हम उम्मीद करते हैं इसको एक अच्छे से डिस्कशन हो, लोगों तक पहुंचाए, 370 की तरह नहीं एक बार उठे और उसको ख़त्म कर दिए। इसमें बात करें, इससे लोगों से सवाल जवाब पूछे, उसके बाद इसको आगे लेके जाए। बात अगर करें आर्टिकल 370 की, तो बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आज भी अनुराग ठाकुर की तरफ से बयान है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया तो बहुत सारे रिफॉर्म्स यहाँ पे आए, टूरिज्म यहाँ पे फ्लो हो गया, यहाँ पे जो है बहुत सारी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली। और अगर हम लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो मौजूदा सरकार इस वक्त सेंटर में, उसके अंदर जो है काफ़ी एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है इम्प्रूव हुई है। हालांकि जम्मू में कुछ हादसा हुए थे, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि गुपकार हमेशा उनका वर्ड रहा है। तो आप उस पर क्या कहेंगे? अफसोस है कि वो पूरा 2019 को गुपकार रोड पे चलने के लिए उसके साथ बात करें। काश उन्हें हमें बताया था कि वो गुपकार पे चलना चाहते हैं, तो हम उनको खुद ही वहाँ खड़ा होकर उनको चलने देते कि 2019 नहीं होता। लेकिन देखिए, अगर हालात ठीक हुई हैं तो जामिया मस्जिद बंद क्यों है? अगर हालात ठीक है, मीरवाइज साहब को घर पे नज़रबंद क्यों है? अगर जुमा की नमाज, अगर ईद की नमाज, अगर शब कदर की नमाज, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो लोगों को भी तो उन पे तो भरोसा करिए। जो लोग चाहते हैं कि वो पीसफुल एटमॉस्फेयर में रहे, अगर नॉर्मल सी आए तो नॉर्मल सी लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। तो क्यों नहीं उनको वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने देते हैं जो वो चाहते हैं? तो मुझे लगता है फिर जामा मस्जिद जुमा को बंद नहीं होनी चाहिए अगर सब कुछ नॉर्मल है। देखिए, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर स्टेटहुड वापस रेस्टोर क्यों नहीं हो रहा है? लोगों का, अगर लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इलेक्शन हुआ, इतने भारी अक्सरियत से वोट आए, तो लोगों को भी उसका फ़ायदा मिलना चाहिए। अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, सुप्रीम कोर्ट का, इसके बाद किस चीज़ का वेट करना है? मुझे लगता है अगर ये सच में इनके कॉल और फैल में कोई तजाद नहीं है तो मुझे लगता है जल्द से जल्द इनको स्टेटहुड रेस्टोर करना चाहिए और लोगों की हुकूमत को फैसला देना चाहिए कि वो इस नॉर्मल सी, जो एक्चुअल नॉर्मल सी है, उसको लोगों तक पहुंचा दें। मेरा एक सवाल है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमने बहुत बार देखा कि पिछले महीने जो है करीबन 13 लड़के जो बाहर ट्रैफिक किए गए थे स्कैम की वजह से या फेक जॉब की वजह से, वो वापस ला गए। लेकिन फिलहाल खबर ये भी आ रही है कि कश्मीर के मुख्य से बहुत सारे लड़के जिन्हें फेक जॉब ऑफर किया था, वो कहीं थाईलैंड में फंसे हुए हैं, कहीं म्यांमार में फंसे हुए हैं, और जो उधर जो है उनको साइबर क्राइम के लिए रोका जा रहा है। अगर वो ना करते हैं तो कुछ खुद को जेल में। तो एडमिनिस्ट्रेशन क्या इस चीज़ से वाकिफ है, क्या इसके लिए कर रही है? मुझे लगता है ये ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, और मुझे लगता है कि पुलिस को और जो हमारा साइबर सेल है
उसको इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और अगर ये जो बच्चे बाहर हैं या उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनको पुलिस में जाकर किसी न तो किसी तरीके से एक कंप्लेंट देनी चाहिए या इसको हाईलाइट करना चाहिए। जहाँ तक हमारे सवाल है, हम भी इस चीज़ को रेज़ करेंगे, लेकिन क्योंकि ये पुलिस का डायरेक्ट प्रॉब्लम है, पुलिस को इसमें छानबीन करनी चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए और हमारे बच्चों को बचाना चाहिए इन चीज़ों से। शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।